हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे एईडीओ क्लास के लिए आगे जो है और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जो ट्री में आया हुआ है। तो उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 50 नंबर 49 तक हम लोग कर लिए थे। 50 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट 50 नंबर। ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन ड्यूरिंग द जैद सीजन। जैद सीजन में क्या उपजाया जाता है, ये अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? खरबूजा, खीरा, तरबूज, मोर देन वन और इनमें से कोई नहीं। तो जो जायद सीजन जो होता है वो खरीफ और रबी जो मौसम है, खरीफ एंड रबी के बीच का जो सीजन है उसको जायद सीजन बोलते हैं। इसमें जो है मस्क मेलन, वाटरमेलन, ककम्बर, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो, टॉप जो है टॉप प्रोडक्ट माना जाता है, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन जो है, ऑनियन, टॉप जो हो गया टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, सोयाबीन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, खीरा, ककम्बर, वेजिटेबल्स, ये सब जो है वो जैद क्रॉप कहलाते हैं। सनफ्लावर। तो खरीफ जो है वो आप लोग जानते हैं समर सीजन का जो है उसमें खरीफ फसल उपजाए जाते हैं और रबी फसल जो है वो विंटर पीरियड में उपजाए जाते हैं। और उन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो मार्च से जून के बीच में ये जो पीरियड है उसमें खरीफ फसल उपजाया जाता है। ये जायद सीजन उसको बोलते हैं, मार्च से जून के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 51 नंबर, इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक? P waves are transverse wave. The place on the surface above focus is called epicenter. Studying animal behavior is one of the methods of prediction of earthquakes adopted by local people. 51 नंबर ये है। अच्छा, आप लोग इसको डबल स्पीड पे भी देख सकते हैं क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो रहता है। आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। और जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक क्या है? वो शेकिंग ऑफ द अर्थ एंड रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसमें जो अर्थ का वाइब्रेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक। इसमें जो वेव्स जनरेट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिस्मिक वेव। तो सिस्मिक वेव जो होते हैं वो सिस्मिक वेव्स जो होते हैं वो सिस्मिक वेव दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सरफेस वेव और दूसरा बॉडी वेव। सरफेस वेव एंड बॉडी वेव। तो बॉडी वेव जो होते हैं, सबसे पहले तो जहाँ पे अर्थ के बिलो द सरफेस जहाँ पे ये जनरेट होता है अर्थक्वेक, जो पॉइंट होता है उसको फोकस जो बोलते हैं। तो फोकस या हाइपोसेंटर उसको बोलते हैं। तो फोकस के जस्ट ऊपर जो है, फोकस के जस्ट एबव ऑन सरफेस वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है एपिसेंटर। फोकस के जस्ट एबव जो है एपिसेंटर होता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स जनरेट होते हैं
उनको सिस्मिक वेव कहा जाता है। और सिस्मिक वेव जो है वो दो तरह के हैं, सरफेस वेव और बॉडी वेव। तो जहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होता है वहाँ पे जो वेव्स जनरेट होते हैं बॉडी में, उसको कहते हैं बॉडी वेव। और ये बॉडी वेव जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि सिस्मिक जो सरफेस वेव होता है वो सरफेस वेव केवल सरफेस पे ट्रैवल करता है। लेकिन अगर डैमेज की बात करें, स्ट्रक्चरल डैमेज के टर्म्स में, जो स्ट्रक्चरल डैमेज जो हार्मफुल जो ज़्यादा होता है स्ट्रक्चरल डैमेज, तो वो उसके लिए जिम्मेवार जो होते हैं वो सरफेस वेव होते हैं। सरफेस वेव जो है ज़्यादा खतरनाक होते हैं स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए। सरफेस वेव का जो है दो तरह का सरफेस वेव होता है, एक को कहते हैं लव और दूसरे को कहते हैं रेले, RAYLEIGH। लव और रेले वेव, ये दो टाइप हैं, सरफेस वेव का दो टाइप है, लव और रेले वेव। उसी तरह से जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव का भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पी वेव और दूसरा एस वेव। पी वेव और एस वेव। तो जो प्राइमरी वेव होते हैं वो, इसको एक टेबल ग्रुप में देख सकते हैं, जो प्राइमरी वेव होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। प्राइमरी वेव पी और सेकेंडरी वेव एस। तो जो प्राइमरी वेव होते हैं वो फास्ट ट्रेवल करते हैं और ये सेकेंडरी वेव जो होते हैं वो स्लो ट्रेवल करते हैं। चूँकि ये फास्ट ट्रेवल करते हैं इसलिए फर्स्ट जो है सबसे पहले ये सरफेस पे रीच करते हैं, फर्स्ट टू अराइव ऑन सरफेस, जबकि ये एक टाइम लैग के साथ सरफेस पे रीच करते हैं। ये जो है सिमिलर टू साउंड वेव होता है, साउंड वेव, जबकि साउंड वेव जो होता है वो किस तरह का वेव है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं। जबकि ये जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव, एस फॉर ट्रांसवर्स। तो एस टाइप का जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, जबकि प्राइमरी वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप होते हैं, साउंड वेव के जैसा। इसकी एक खासियत होती है, पी वेव की खासियत क्या है कि ट्रेवल जो है ये सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारे मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि एस वेव जो है वो केवल ट्रेवल ओनली इन सॉलिड मीडियम, केवल सॉलिड मीडियम में ये ट्रेवल कर सकते हैं। अब चूंकि ये एक प्रॉपर्टी जो है जो हमने देखा कि ये एस वेव केवल सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, MEDIUM, और पी वेव जो है वो तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं। इस कारण से अर्थक्वेक की पहचान में हमें आसानी होती है। और जो आउटर कोर है, इन एक एस वेव का ये खासियत है कि चूँकि ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता है, और हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का कोर है तो इनर कोर और आउटर कोर जो दो कोर होते हैं, तो इनर कोर तो सॉलिड होता है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। तो चूँकि आउटर कोर लिक्विड है और वहाँ से ये एस वेव क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो ये एक हमें कंफर्मेशन देता है कि चूँकि अगर पी वेव वहाँ से आ रहे हैं और एस वेव डिटेक्ट नहीं हुए, तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि वो ज़रूर जो है जो आउटर कोर है वो लिक्विड रहा होगा, सॉलिड नहीं है। क्योंकि अगर सॉलिड होता तो एस वेव भी ट्रेवल करके आता है वहाँ से, तो ये इसका एक फीचर है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 51 हो गया। 51 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द 52nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेक सुपीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट इज ट्रू? इट इज़ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साल्ट वाटर लेक, it forms a geographical boundary between Canada and USA and it makes approximately 1700 किलोमीटर बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। ये 52nd नंबर क्वेश्चन जो है कि लेक सुपीरियर के संबंध में कौन सा सत्य है? विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है, कनाडा और यूएस के बीच में है और 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। इनमें से कौन सी बात जो है वो सत्य है? तो देखते हैं 52nd नंबर। ये
लेक सुपीरियर जो है, आप लोग जानते हैं कि लेक सुपीरियर जो है पार्ट ऑफ लेक सुपीरियर जो है वो किसका पार्ट है? लेक सुपीरियर पार्ट है ग्रेट लेक्स के। ग्रेट लेक यूएस और कनाडा के बीच में है। यूएस कनाडा के बीच में जो ग्रेट लेक्स है उसका पार्ट है लेक सुपीरियर। इसमें 5 लेक्स हैं, 5 लेक्स जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं HO, होम्स, HOMES, होम्स। होम्स का मतलब हुआ लेक हुरॉन, लेक हुरॉन। ओ से हो गया ओंटारियो, देन मिशिगन। मिशिगन, ये 5 ग्रेट लेक्स कहलाते हैं, ईरी और सुपेरियर। तो ये जो 5 लेक हैं उसी का एक पार्ट है लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर के बारे में कुछ बातें जान लें। लेक सुपेरियर जो है वो लार्जेस्ट कंटिनेंटल लेक है, लार्जेस्ट कंटिनेंटल लेक है लेक सुपेरियर, और पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया ये जो लेक सुपेरियर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटिनेंटल लेक है। साथ ही ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, केवल कंटिनेंटल जो लेक है सबसे बड़ा एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा कंटिनेंटल लेक ही नहीं है, बल्कि ये फ्रेश वाटर का भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके साथ साथ जो है एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के टर्म्स में 3rd लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट इन वॉल्यूम। ये लेक सुपीरियर जो है एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा कंटिनेंटल लेक है। फ्रेश वाटर के टर्म का जो है सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक भी है एरिया के टर्म्स में, लेकिन वॉल्यूम के टर्म्स में वाटर कितना इसमें, वाटर के वॉल्यूम के टर्म्स में ये 3rd लार्जेस्ट है। सबसे जो वॉल्यूम के टर्म्स जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला लेक है, फर्स्ट इन वॉल्यूम, लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो है लेक बैकल, लेक बैकल, BI। लेक बैकल जो है रशिया में वो सबसे बड़ा वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे बड़ा लेक है। तो ये था आपका लेक के बारे में। 5 ग्रेट लेक्स जो है उनमें लेक सुपीरियर जो है सबसे अच्छा। एक फॉल भी है सबसे यहाँ पे। ये जो 5 लेक्स हैं इसी में ये 2 ओंटारियो और ईरी, ये ओंटारियो और ईरी के बीच में एक फॉल है, नायग्रा फॉल। ओंटारियो और ईरी लेक के बीच में ही है नायग्रा फॉल, बड़ा फेमस फॉल है। फ़ोटो शूट करते हैं लोग यहाँ जा कर के। हमारा एक दोस्त है यूएस में रह रहा है तो इसका अक्सर फ़ोटो भेजते रहता है, नायग्रा फॉल ओंटारियो और ईरी के बीच में। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लानट इज कंसिडर्ड एज द अर्थ्स ट्विन प्लानट ड्यू टू सिमिलरिटी इन शेप एंड साइज? मार्स, जुपिटर, वेनस, इसमें से किसको जो है अर्थ का ट्विन प्लानट कहा जाता है? आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो ये जो है 53rd नंबर वेनस, इसका आंसर होगा वेनस, 53rd नंबर। वेनस के बारे में आखिर इसको क्यों जो है ट्विन प्लैनेट कहा जाता है? वेनस जो है उसको सिस्टर प्लैनेट कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ, और इसको जो है ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं ड्यू टू इसका साइज जो है सिमिलर साइज के कारण, ड्यू टू सिमिलर साइज, मास एंड रॉक टाइप, रॉक, इन सब कारणों से वेनस जो है वो अर्थ की बहन माना जाता है। इसका साइज़ और मास और रॉक जो है उसमें सिमिलरिटी है अर्थ से। इसकी ग्रेविटी भी जो है अर्थ से सिमिलर है। उसके अलावा ये
आप जानते हैं कि मरकरी, वेनस, अर्थ, जस्ट मरकरी और वेनस जो है सबसे पहले, उसके जस्ट बाद अर्थ है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरह से जो ग्रह हैं, तो वेनस जो है वो सबसे क्लोजेस्ट नाइबर है अर्थ का। यहाँ पे क्लोजेस्ट नाइबर है, क्लोजेस्ट पड़ोसी है अर्थ का। उसके अलावा यहाँ पे CO2 का जो है, CO2 का यहाँ पे क्लाउड भी है। इस पे वेनस पे CO2 क्लाउड जो है उसके कारण जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। ये वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म भी है ये CO2 का यहाँ पे जो क्लाउड है उसके कारण। और इसी वजह से जो है इसको अर्थ का जो है इविल ट्विन भी कहा जाता है। अर्थ का अच्छी बहन नहीं बल्कि इविल ट्विन भी इसको कहते हैं, अर्थ्स इविल ट्विन। इसको वेनस को इसी वजह से, चूँकि ये अर्थ तो वैसा नहीं है कि इतना गर्म हो, यहाँ पे तो हम लोग रह सकते हैं, जबकि वेनस इतना ज़्यादा गर्म है कि हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। इसी वजह से इसको अर्थ का इविल ट्विन कहा जाता है। वेनस का जो रोटेशन का डायरेक्शन है, अब सभी प्लैनेट्स जो है, ऑल प्लैनेट्स जो है वो कैसे रोटेट करते हैं, किस डायरेक्शन में प्लैनेट्स रोटेट जो है, रोटेशन का डायरेक्शन क्या है सभी प्लैनेट्स का? सभी प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सभी प्लैनेट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि वेनस एंड यूरेनस ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये इसकी खासियत है कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, जबकि वेनस और यूरेनस क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अमेजन रिवर बेसिन? अमेजन रिवर बेसिन का कौन सा पार्ट है ये? अर्जेंटीना, चिले, वेनेजुएला। 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला, मोर देन वन, और इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर। तो अमेजन रिवर जो है, अमेजन रिवर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अमेजन रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है वर्ल्ड का है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बेसिन है ये अमेजन रिवर। इसकी क्या खासियत है कि 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रिवर जो है उसका डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज के टर्म्स में ये 20% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रिवर है। जो ओशियन में टोटल डिस्चार्ज जो होता है सभी नदियों का, उसका 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो इस नदी की है। और अमेजन का जो डिस्चार्ज है वो इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट जो 7 बड़ी रिवर्स हैं, नेक्स्ट 7 लार्जेस्ट रिवर्स कंबाइंड उससे भी ज़्यादा इसका डिस्चार्ज है। इसमें जो वाटर कैपेसिटी है, जितनी पानी इसमें बहती है वो 7 सबसे बड़ी नदियों से भी ज़्यादा है, इसीलिए ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड है। और इसका ओरिजिन जो है वो एंडीज़ माउंटेन से होता है। एंडीज़ माउंटेन जो साउथ अमेरिका में है, इसका ओरिजिन यहीं से है, एंडीज़ माउंटेन। और एंडीज़ माउंटेन जो है आप जानते हैं कि पेरू में है, तो पेरू से इसका ओरिजिन होता है। और ये ओरिजिन जो है वो पेरू में होता है। इस नदी का जो उद्गम स्थान है वो पेरू में है, एंडीज़ माउंटेन में। और जो ये अटलांटिक ओशियन में मिलता है वो किस कंट्री के पास मिलता है? ब्राज़ील के पास अटलांटिक ओशियन में जाकर के मिल जाता है। तो पेरू, ब्राज़ील, इसके ये सब कंट्री हो गए। और जो है वेनेजुएला में भी ये रिवर बहती है, वेनेजुएला। जबकि चिली, अर्जेंटीना जो है वो साइड में पड़ जाता है, वो इसमें जो है अमेजन रिवर फ्लो नहीं करता है। तो चिली, अर्जेंटीना इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा वेनेजुएला। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो, ये तो हमने देखा वाटर के टर्म्स में कि
वाटर के टर्म्स में जो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज है वो इस रिवर का है, लेकिन लेंथ के टर्म्स में जो है लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? लेंथ के टर्म्स में वो है नाइल। अफ्रीका में जो है नाइल नदी वो लॉन्गेस्ट रिवर है लेंथ के टर्म्स में, और ये अमेजन जो है वो इसके बाद सेकंड नंबर पे लेंथ के टर्म्स में जो है सेकंड नंबर पे आता है अमेजन, सेकंड लॉन्गेस्ट। और अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन वर्ल्ड है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। तो ये सब था अमेजन रिवर के बारे में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो अर्थ से जो है एटमॉस्फेयर के बीच में जो लेयर्स हैं वो किस सीरीज में है लेयर्स? 54। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये क्या सही क्रम है इसका? 55 नंबर। तो इसका एक आप जानते हैं कि एक्रोनिम इसका है, इसका एक्रोनिम है याद करने का, ट्रॉस। ट्रॉस में आयन थे। ट्रॉस में आयन थे, ये इसका एक्रोनिम है। टीआर से जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। एस से है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद एम ई से है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। देन आयन से आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर जो कि थर्मोस्फेयर का भी पार्ट है, थर्मोस्फेयर। और सबसे लास्ट में जो है वो है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर हैं अर्थ के। ट्रॉस में आयन थे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये 5 लेयर हैं। और इनकी जो हाइट है, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो है 8 से 18 किलोमीटर तक है। 8 किलोमीटर जो पोल पे है, 8 to 18 किलोमीटर इसकी हाइट है। पोल पे इसकी हाइट जो है 8 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर पे इसकी हाइट ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि जो कन्वेक्शन होता है वो कन्वेक्शन इक्वेटर के पास चूँकि ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा कन्वेक्शन करंट भी जो है संवहन धाराएं जो है कन्वेक्शनल करंट वो स्ट्रांग होती है, संवहन धाराएं इक्वेटर के पास। और इसी वजह से जो हीट है वो ज़्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट होती है ऊपर में। तो इस वजह से चूँकि ज़्यादा हाइट तक हीट हवा ज़्यादा उठेगी, चूँकि हवा ज़्यादा गर्म है तो उसको ज़्यादा हाइट तक जाना पड़ेगा, और इसी कारण से इक्वेटर के पास इसकी हाइट ज़्यादा होती है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट कितनी है? वो है अप टू 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक, 18 के बाद 50 किलोमीटर तक। देन जो है उसकी हाइट जो है मेसोस्फेयर की हाइट जो है वो 80 किलोमीटर तक जाती है, 80 किलोमीटर तक। और ये जो एक्सोस्फेयर है वो 400 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर 400 के बाद जो है एक्सोस्फेयर शुरू हो जाता है, ग्रेटर देन 400। तो इस तरह से ये 4-5 लेयर हैं ग्रेटर देन 400 किलोमीटर। सारे जो वेदर फेनोमेना है। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सी 1 डिग्री पर किलोमीटर ये टेम्परेचर जो है घटता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर में जो है 1 डिग्री पर किलोमीटर डिक्रीज होता है। 1 डिग्री सी पर 160 मीटर, 1 डिग्री पर 160 मीटर। ये डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि जो है कन्वेक्शन की वजह से जैसे जैसे विंड ऊपर ग्रो करती है तो वो जो है उसका हीट लूज करता है। इस वजह से 1 डिग्री सी हर 165 मीटर पे इसका टेम्परेचर डाउन होता है।
और इन्हीं कारणों से ये जो कन्वेक्शन वगैरह हो रहे हैं और टेम्परेचर ऊपर बढ़ते ही घट रहा है, इसी कारण से जितने वेदर एक्टिविटी है वो सारा इसी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। उसके अलावा जो मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें लेयर्स के टर्म्स में वो होता है। और चूँकि उसमें ओजोन लेयर है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है और इसी ओजोन लेयर की वजह से टेम्परेचर जो है यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रे को टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है और इसी कारण से जो है टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में वो टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर घटता है 1 डिग्री हर 165 मीटर पे। और उसके बाद मेसोस्फेयर जो है, अच्छा टेम्परेचर बढ़ता कि ये तो बता ही दी। इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लाउड पाए जाते हैं उस क्लाउड को कहते हैं एनविल शेप्ड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड किस तरह क्लाउड पाया जाता है? क्यूमुलोनिम्बस टाइप का क्लाउड यहाँ पे पाया जाता है। उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निहाई संचारी मेघ, संचारी मेघ या निहाई मेघ, संचारी मेघ, इसको हिंदी में संचारी मेघ बोलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस टाइप क्लाउड यहाँ पे पाया जाता है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें। मेसोस्फेयर में वापस से जो है, ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा कि टेम्परेचर घट रहा है हाइट के साथ, स्ट्रेटोस्फेयर में वापस टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेसोस्फेयर में वापस टेम्परेचर जो है घटने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है धीरे धीरे यहाँ पे कन्वेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है और सन के रेज जो है डायरेक्ट यहाँ पे रीच कर रहे हैं। उस वजह से जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर जो है, कोई वहाँ पे मीडियम नहीं है तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे रिड्यूस होता है, क्योंकि कोई वहाँ पे मीडियम नहीं है उसको हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। और उसके बाद जो है आयनोस्फेयर आ जाता है। आयनोस्फेयर जो है थर्मोस्फेयर का पार्ट है आयनोस्फेयर, जहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से वापस से टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वापस से टेम्परेचर जो है स्टार्ट इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे वापस से? क्योंकि यहाँ पे आयन्स है, यहाँ मेसोस्फेयर में कुछ भी नहीं था जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आयन्स है, आयन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशंस को, यूवी रेज को और अदर रेडिएशन को जो सन से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से टेम्परेचर जो है वापस से इंक्रीज कर रहा है। तो ये टेम्परेचर का पैटर्न है, घटना बढ़ना। और एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी लेयर है। इसी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो है ट्रोपोपाउज होता है। ट्रोपोपाउज जहाँ पे टेम्परेचर, चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा था तो ट्रोपोपाउज जो है, जो सबसे अपर लेयर है ट्रोपोपाउज, वहाँ पे फाइनली जो है जो ट्रोपोपाउज, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का जो लेयर है ट्रोपोपाउज, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इस ट्रोपोपाउज वाले लेयर में। तो ट्रोपोपाउज तक पहुँचते पहुँचते जो है टेम्परेचर जो है वो पहुँच जाता है -80 डिग्री से, -80 डिग्री एबव इक्वेटर एंड -45 डिग्री एबव पोल। ये ट्रोपोपाउज तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर जो है, ट्रोपोपाउज का जो लेयर है वहाँ पर, ट्रोपोपाउज का जो लेयर है वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जबकि नीचे से वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस लेयर में जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री, इक्वेटर के पास जो है -80 डिग्री होता है और पोल के एबव में जो है वो -45 डिग्री होता है। तो ये ट्रोपोपाउज का ये फीचर है। ये सारे जो एक्सोस्फेयर का फीचर है कि सारे जो स्पेस स्टेशन होते हैं, स्पेस स्टेशन वो इसी लेयर में है। स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट वगैरह सब एक्सोस्फेयर में होता है 400 किलोमीटर के ऊपर। और इसी में जो है जो स्पेस स्टेशन है, जो कि सिंस 2000
कंटिन्यूसली यहाँ पे कंटिन्यूसली इनहेबिटेड है। 2000 के बाद से 2000 ईयर के बाद से ये स्पेस स्टेशन का जो बना, तो उसके बाद से लेके आज तक, आज 2026 हो गया, 25 सालों से 26 सालों से लगभग जो है 7 क्रू जो है 7 लोग हमेशा परमानेंटली वहाँ पे रह रहे हैं पिछले 25-26 साल से। ये रिप्लेस होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा 7 लोग कम से कम उस स्पेस स्टेशन में ज़रूर हैं। 7 आदमी हमेशा कंटिन्यूसली जो है वॉच कर रहे हैं यूनिवर्स को। तो इंडिया का भी प्लान है, इंडिया जो है अपना स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है। इंडिया जो है बाई 2035 तक इंडिया का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का प्लान है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाई 2035 इंडिया का अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने का प्लान है। और इंडिया का जो प्लान है ये चूँकि बिफोर विकसित भारत जो इंडिया का बनाना है, विकसित भारत जो टारगेट है 2047 तक हमारा प्लान है। जब 1947 के बाद अगले 100 सालों में 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसके पहले हमारा प्लान है कि 2035 तक हम लोग अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है बना लेंगे। और बाई नेक्स्ट टारगेट है बाई 2040 इंडिया का जो है क्रूड मिशन लॉन्च होने वाला है। क्रूड मिशन अपना अंतरिक्ष यात्री जो है वो हम लोग इस स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे। तो ये था इसके बारे में। एक्सोस्फीयर में ये सारी एक्टिविटी हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर था 55। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है प्रोफेशनल टीचर नहीं हैं, तो इस वजह से अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा आइडिया वीडियो एडिटिंग का वगैरह का हम लोग को नहीं है। तो आप लोग जो है अगर स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड 2x में करके आप लोग इसको देख सकते हैं। ये सारे BPSC में आए हुए क्वेश्चन हैं और हम लोग इसी तरीके से विभिन्न एग्ज़ाम जो BPSC में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।